जगद्भर्तापि यो भिक्षुः भूतावासो अनिकेतनः विश्वगोप्तापि दिग्वासा तस्मै कस्मै नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य इदानीं पञ्चलक्षण्याः कक्षा प्रचलिष्यति। यथा च पूर्वं दिनद्वयं अस्याः पञ्चलक्षण्याः पाठः गतः। इदानीं तृतीयदिवसस्य पाठः आरभ्यते। पंचलक्षणी इस ग्रंथ में व्याप्ति लक्षण पर विचार प्रारंभ हो रहा है, जिसमें समास पर चर्चा चल रही थी। साध्याभावत अवृतत्वम, जो गंगेशोपाध्याय ने मूल लक्षण किया है, न तावद अव्यभिचरितत्वम तद्धि न साध्याभावद अवृतत्वम, साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृतत्वम, साध्यवद प्रतिविक अन्योन्याभाव सामानाधिकरण्यम, सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम, साध्यवदन्यावृतत्वम वा। इन पांच लक्षणों में जो प्रथम लक्षण है साध्याभावद अवृतत्वम, उसमें समास पर चर्चा की गई कि किस तरह का समास है। इसमें प्राचीनों ने जो समास किया है उस समास को दिखाया गया। अब प्राचीनों के द्वारा किए गए समास में क्रमशः दोषों को बता रहे हैं मथुरानाथ जी, जिसमें प्रथम दोष उन्होंने बताया, संदर्भ प्रायः सबको पता ही होगा, 2 कक्षा में सुन चुके होंगे, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, साध्याभाववतः अवृत्तम इति साध्याभावदवृत्तम, तदस्यास्ति इति साध्याभावदवृत्ति, तस्य भावः साध्याभावदवृत्ति न भावः साध्याभावदवृत्तम, ऐसा समास किया गया। अब इस समास पर वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, ये जो अव्ययी भाव समास किया गया, और उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष साध्याभावतः अवृत्तम, साध्याभावदवृत्तम, और उसके बाद जो मत्वर्थी प्रत्यय किया गया। यहाँ पर मथुरानाथ जी का आक्षेप है कि षष्ठी तत्पुरुष के बाद जो आपने मत्वर्थी प्रत्यय किया है वह मत्वर्थी प्रत्यय करना आपके नियम के विरुद्ध है। कैसे नियम के विरुद्ध है? तो उन्होंने बताया कि न कर्मधारयान मत्वर्थीयः बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं होता है यदि वह अर्थ बहुव्रीहि समास से ही हो जाए। यानी कर्मधारय के बाद मत्वर्थी प्रत्यय करने पर जो अर्थ आता है, यदि वही अर्थ बहुव्रीहि समास करने पर आ जाए तो जो है कर्मधारय के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं होता है। ये इसका तात्पर्य हुआ, जिसके विषय में पहले कह चुके हैं कि यहाँ कर्मधारय पद जो है बहुव्रीहितर समस्त समास का उपलक्षक है। यानी बहुव्रीहि से भिन्न जो भी समास होंगे उस सभी समासों को, यानी तत्पुरुष के बाद भी आपको मत्वर्थी करना हो तो भी निषेध होगा। कर्मधारय ये भी तत्पुरुष का ही भेद है, नए समास करना हो ये भी तत्पुरुष का भेद है। इस तरह से इन सभी समासों के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय का निषेध किया गया। अव्ययी भाव के बाद भी मत्वर्थी का निषेध किया गया है। इस तरह से जो है समस्त समासों से मत्वर्थी प्रत्यय का निषेध करते हैं। यदि केवल एक ही वृत्ति से कार्य हो जाता है तो 2 वृत्ति अनुसरण नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। इस विषय में जो है प्रहस्तपाद भाष्य में समागत जो अगुणवत्व है, ये जो गुणादिकों का साधर्म्य है अगुणवत्वम, इस पर समास की प्रक्रिया भी दिखाई गई कि अगुणवत्वम यह गुणादिकों का ही साधर्म्य है, और यदि अन्य समास का यदि आश्रयण करते हैं तो यह जो है द्रव्य में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। ये पूर्व में चर्चा हुई है। इसके बाद इस नियम पर एक व्यभिचार दिखाते हैं
कि न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहिश्चे तदर्थ प्रतिपत्तिकर, ये नियम तो है परंतु यह नियम अनित्य है। कैसे अनित्य है, तो उस पर बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए, जैसे कि नीलोत्पलवत्सरः, अगर चाहते तो नीलम उत्पलम यत्र इति नीलोत्पलम सरः ये भी कह सकते थे बहुव्रीहि समास के द्वारा, एक ही वृत्ति का आश्रयण करके। तो नीलम च तदुत्पलम नीलोत्पलम तद अस्यास्ति इति नीलोत्पलवत्, ऐसा जो है नीलोत्पलवत् जो है सरः, इस तरह का जो है कर्मधारय के बाद मत्वर्थी प्रत्यय यहाँ पर किया गया, मत्वर्थी प्रत्यय यहाँ पर किया गया, जो कि यहाँ पर अभिष्ट नीलोत्पलवत्सरः में अभिष्ट है। ये प्रामाणिक प्रयोग है नीलोत्पलवत्सरः। तो केवल एक ही वृत्ति का आश्रयण करने से यदि यहाँ पर कार्य चल जाता तो भी दो दो वृत्तियाँ आश्रयण की गई, इसका मतलब इस समाज की जो है अनित्यता स्पष्ट हो जाती है। दूसरा भाष्यकार का प्रयोग अशुभवतः, यह जो प्रयोग है वहाँ पर महाभाष्यकार ने अशुपः न विद्यते सुप यत्र इति अशुप तस्य इति अशुपः, ऐसा प्रयोग उन्होंने नहीं किया, बल्कि सुपस्यास्तीति सुपवत् न सुपवत् इति अशुपवत् अशुभवत् और तस्य इति अशुभवतः अंगस्य, ये इन्होंने महाभाष्यकार ने उन्होंने जो है यह प्रयोग किया है। तो इससे जो है इसी तरह के और भी प्रयोग होते हैं, जैसे रक्तदंडवान पुरुषः, चाहते तो रक्तः दंडः यत्र इति रक्तदंडः पुरुषः, यह भी कह सकते थे, लेकिन लोक में प्रयोग होता है रक्तदंडवान पुरुषः। तो इसका मतलब इस नियम की अनित्यता जो है वह प्रकट होती है। अतः अब दूसरा दोष जो है मथुरानाथ, प्राचीनों के द्वारा जो किए गए समास है, जो विग्रह है साध्याभाव अवृत्तम में, यहाँ पर दूसरा दोष प्रस्तुत किए हैं उन्होंने कि अव्ययी भाव समासस्य अव्ययतया, अव्ययी भाव समास उत्तर पदार्थेन समम तत्समास अनिविष्ट पदार्थांतर अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात्। कहे अव्ययी भाव समास का जो उत्तर पदार्थ है, यहाँ पर हमने अव्ययी भाव समास किया है, वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, जब वृत्तस्य अभावः अवृत्तम ये अव्ययी भाव समास किया है, तो इस समास का जो उत्तर पदार्थ होगा, उत्तर पदम तो समासस्य चरमावयवे रूढ़िः, तो जो उत्तर पद हो गया हमारा वृत्ति पद है, और उसका जो अर्थ है वृत्तित्व, उस वृत्ति पद का जो है भाव निर्देश परक होने के कारण वृत्ति पद का अर्थ हो गया वृत्तित्व। उस एक देश वृत्तित्व के साथ साध्याभाववतः, यहाँ पर जो आपने षष्ठी तत्पुरुष किया है जिसका अर्थ है निरूपितत्व, तो साध्याभाववत अर्थात साध्याभावाधिकरण, तो साध्याभावाधिकरण का निरूपितत्व संबंधेन वृत्तित्व में अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक देशान्वय है और एक देशान्वय स्वीकार नहीं किया जाता है। पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशे, एक नियम है। दूसरा ये स्वयं ही कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास के उत्तर पदार्थ के साथ उस समास में जो अनिविष्ट पदार्थांतर है, वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, इस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर हो गया साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व, ये जो है ये जो पदार्थांतर है उसका जो है अन्वय अव्युत्पन्न है, अर्थात ठीक नहीं है, इस तरह का अन्वय नहीं होता है एक देशान्वय। ये उन्होंने दूसरा दोष दिया है। अव्ययी भाव समासस्य उत्तर पदार्थेन समम तत्समास अनिविष्ट पदार्थांतर अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात्। इसमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जो क्लिष्ट हो, लगभग सभी के लिए बोधगम्य है। अव्ययी भाव समास उत्तर पदार्थेन समम, अव्ययी भाव समास क्या हो गया, वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, उसका जो उत्तर पद वृत्ति पद तदर्थ हो गया वृत्तित्व, तेन समम, उसके साथ उस समास में अनिविष्ट अर्थात अव्ययी भाव समास में अनिविष्ट जो पद हो गया वो हो गया साध्याभाववतः, तदर्थ हो गया साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व। वो जो पदार्थांतर है उसका अन्वय जो है नहीं हो सकता है, इस नियम का जो है अभिप्राय है, जिसके उदाहरण के रूप में यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है। यथा भूतले उपकुंभम
भूतले अघटम। यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। भूतले उपकुंभम, कुंभस्य अभावः उपकुंभम। तो इसका जो उत्तर पदार्थ है कुंभ है, उत्तर पद हो गया कुंभ हो गया, तदर्थ जो कुंभ है उस कुंभ के साथ भूतले, इसका जो अर्थ है भूतल निरूपितत्व, भूतल वृत्तित्व। भूतले यहाँ पर सप्तमी का अर्थ वृत्तित्व मानते हैं, तो भूतल वृत्ति जो घट और तत्सामीप्यम, भूतल वृत्ति घट तत्सामीप्य, इस अर्थ की प्रतीति यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस अर्थ की प्रतीति यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि अव्ययी भाव समास के उत्तर पदार्थ के साथ अर्थात कुंभ पदार्थ के साथ जो है उस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर है भूतल वृत्तित्व, उसका जो है कुंभ पदार्थ में जो है अन्वय नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है भूतले अघटम। भूतले अघटम में जो है घटस्य अभावः अघटम, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। इस अव्ययी भाव समास का जो उत्तर पद हो गया घट और तदर्थ हो गया घट रूपी अर्थ। उस घट रूपी अर्थ के साथ जो है भूतल वृत्तित्व का अन्वय नहीं हो सकता है। भूतले का जो अर्थ है भूतल वृत्तित्व, उसका जो है अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक देशान्वय है। तो दोनों ही जगहों पर जो है तो ये जो भूतले अघटम है, यहाँ पर भूतल वृत्ति घटात्यंता भाव की प्रतीति जो होनी चाहिए, यद्यपि यहाँ पर अभिष्ट नहीं है, ये प्रतीति यहाँ पर जैसे नहीं होती है, ठीक उसी तरह से साध्याभावद अवृत्तित्व में स्थिति है कि अवृत्त पदार्थ का जो एक देश वृत्त है तदर्थ जो वृत्तित्व है उसमें साध्याभावाधिकरण तत्व का अन्वय नहीं हो पाएगा। ये दृष्टांत अवदाष्टांत में जो है साम्य है। तो यथा भूतले उपकुंभम भूतले अघटम इत्यादौ भूतल वृत्ति घट समीप तत्यंताभावयोः अप्रतीते। भूतल समीप अर्थात भूतले उपकुंभम यहाँ पर, और भूतल वृत्ति घटात्यंताभाव अर्थात भूतले अघटम यहाँ पर जो है इसकी प्रतीति नहीं देखी जाती है। एतेन, ऐसा कहने से एक जो अन्य समास करने वाले हैं वृत्तेः अभावः अवृत्ति इति अव्ययीभाव समासानंतरम साध्याभावतो अवृत्तिर्यत्र इति बहुव्रीहि इत्यपि प्रत्युक्तम अर्थात खंडितम, यह भी जो है खंडित हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, वृत्तेः अभावः अवृत्ति, ऐसा अव्ययीभाव समास करने के बाद साध्याभावतः अवृत्तिर्यत्र, साध्याभावतः अवृत्तिर्यत्र, ये बहुव्रीहि समास करने हैं। साध्याभावद अवृत्ति और तस्य भावः साध्याभावत अवृत्तित्वम, ऐसा जो समास करने वाले हैं उनके मत में भी यही समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी, वृत्तेः अभावः अवृत्ति, जब अव्ययी भाव समास करते हैं तो इसका एक देश हो जाएगा वृत्ति और तदर्थ हो जाएगा वृत्तित्व। उसमें जो साध्याभावतः, इसका जो अर्थ है साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व, इसका जो है अन्वय वहाँ पर वृत्तित्व में नहीं हो पाएगा। इसलिए उस पूर्व विग्रह को खंडित करते हैं, उसके पश्चात ये अव्ययी भाव के समास के बाद जो बहुव्रीहि समास करते हैं इनका भी मत वैसे ही कथन से अर्थात उसी नियम से इनका भी मत खंडित हो जाएगा। तो ये दो नियम जो है प्राचीनों के द्वारा जो समास किया गया वहाँ पर जो है दिखाया गया है। एतेन वृत्तेरभाव अवृत्ति इत्यव्ययीभाव समासानंतरम साध्याभावतो अवृत्तिर्यत्रेति बहुव्रीहि इत्यपि प्रत्युक्तम। वृत्तौ साध्याभावतो अनन्वयापत्तेः, क्योंकि वृत्ति में अर्थात वृत्त्यर्थ में जो है साध्याभावत अर्थात साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का अन्वय नहीं हो सकता है। कहते हैं आपने ये जो नियम बताया है कि एक देशान्वय नहीं हो सकता है, अव्ययी भाव समास का जो एक देश है वृत्ति, उसका जो अर्थ है वृत्तित्व, उस एक देश में पदार्थांतर का अन्वय नहीं होता है। कहते हैं पदार्थांतर का देवदत्त का जो गुरु अर्थात देवदत्तस्य गुरु तस्य गुरोः कुलम, देवदत्तस्य गुरोः कुलम, ये यहाँ पर माना जाता है। तो गुरोः कुलम इति गुरुकुलम और देवदत्तस्य गुरुकुलम इति ये यहाँ पर प्रयोग होता है, देवदत्तस्य गुरुकुलम। तो यहाँ पर जो गुरुकुलम, इसका जो एक देश है गुरु,
उसके साथ देवदत्त का जो है निरूपितत्व संबंधी जो है अन्वय यहाँ पर किया गया है। तो एक देशान्वय तो यहाँ पर देखा गया है, तो क्यों नहीं एक देशान्वय स्वीकार करते हैं। दूसरा, चैत्रस्य दास भार्या, यहाँ पर अभिप्राय है चैत्र की दास की पत्नी, तो चैत्रस्य दासस्य भार्या अर्थात दासस्य भार्या इति दास भार्या षष्ठी तत्पुरुष, और चैत्रस्य दास भार्या ऐसा जो है प्रयोग होता है यहाँ पर, चैत्रस्य दास भार्या। तो चैत्रस्य दास भार्या यहाँ पर निरूपितत्व संबंधेन चैत्र का जो है दास में अन्वय किया गया है, यहाँ पर भी एक देशान्वय देखा गया है, तो एक देशान्वय तो यहाँ भी होता है। तीसरा है उदाहरण, पहले हमने बताया है कि सरैः सातित पत्रः, सरैः सातित पत्रः, तो सरैः सातित पत्रः यहाँ पर सातित पदार्थ के साथ सरैः यहाँ पर तृतीया का अर्थ कर्णत्व है, तो सरकर्णकत्व का जो है सातित पदार्थ के साथ जो है अन्वय देखा गया है, तो यहाँ भी एक देशान्वय है। इस तरह से जो है इन जगहों पर एक देशान्वय देखा गया है। तो एक देशान्वय आप यहाँ पर जो आपने कहा है कि वृत्तस्य अभाव अवृत्तम, इसका जो एक देश वृत्ति तदर्थ जो वृत्तित्व है उसके साथ साध्या भावाधिकरण निरूपितत्व का अन्वय नहीं हो सकता है, ये आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक देशान्वय इन भिन्न भिन्न स्थलों पर देखा गया है। ये जो है सामान्य यहाँ पर जो है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि इसका समाधानांतर भी दिया जाता है कि यहाँ पर जो है एक देशान्वय स्वीकार न करके, जैसे चैत्र से दास भार्या है, यहाँ पर निरूपितत्व का अन्वय दास में न करके दासत्व में कर लिया जाता है। चैत्र निरूपितम यद दासत्वम तादृ दासत्ववती भार्या, इस तरह का भी समानांतर यहाँ पर देखा जाता है। और उसी तरह से सातन पदार्थ का जो एक देश जो सातनक क्रिया है, तो सरकर्णिका या सातनक क्रिया तत्कर्म पत्रम, इस तरह से जो है यहाँ पर और भी ये समाधानांतर व्युत्पत्तिवाद में जो है दिया गया है। उसी तरह से पितुः स्वर कामः इत्यादि को में भी संपन्नो व्रीहि, यहाँ पर देखते हैं व्रीहि पदार्थ, व्रीहि पदोत्तर जो एक वचन है उसका जो अर्थ है उस एकत्व का अन्वय कहाँ पर होता है, कहते हैं कि व्रीहि पदार्थ, तो व्रीहिगत जो जाति है व्रीहित्व, उस व्रीहित्व में एकत्व का अन्वय होता है। तो इत्यादि जगहों पर जो है एक देशान्वय देखा गया है। अतः इस नियम की भी अनित्यता कहीं कहीं पर देखी जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस नियम के आधार पर यह समास न किया जाए। तब इस पर जो है तीसरा दोष दे रहे हैं, अव्ययीभाव समासस्य अव्ययतया तेन समम समासांतरा संभवाच्च। ये वज्रलेपी दोष देने जा रहे हैं कि अव्ययीभाव समासस्य अव्ययतया, अव्ययीभाव समास जब हो जाता है तब वो तो अव्यय बन जाता है, और जब अव्ययीभाव समास बन गया, अब अव्यय हो गया, तो उस अव्यय के साथ दूसरा कोई समास नहीं होता है। ये दोष यहाँ पर दिया गया। जब वृत्तस्य अभाव अवृत्तम, ये जब आपने अव्ययीभाव समास किया तब तो ये अव्यय बन गया, अवृत्तम। अब अव्यय बन जाने के बाद आप जो षष्ठी तत्पुरुष या मतांतर से पंचमी तत्पुरुष दोनों ही पक्ष में जो है कोई भी समास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आपने ये जो कहा है कि साध्याभावतः अवृत्तम, ये साध्याभावतः अवृत्तम यह प्रयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास होने के बाद वो अव्यय बन जाएगा और अव्यय के साथ फिर दूसरा कोई समास नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर जो है तीसरा दोष मुद्रानाथ ने दिया है। तो अव्ययी भाव समास से अव्ययतया तेन समम समासांतरा संभवाच्च, कहते हैं भाई अव्ययी भाव समास हो जाने के बाद वो अव्यय हो जाता है, और अव्यय हो जाने के बाद उससे कोई दूसरा समास नहीं होता है, ये आप कह रहे हैं। हमने तो देखा है अव्ययी भाव समास होने के बाद भी समास अंतर होता है, कहाँ देखा है आपने? क्योंकि नय उपाध्यादि रूप अव्यय विशेषाणामेव समस्यमानत्वेन परिगणितत्वात्, है कि नय के साथ समास होता है, न ये अव्यय है और न ब्राह्मण अब्राह्मण है, ये तो हो गया समास, न तत्पुरुष।
दूसरा उदाहरण, उपगतः इंद्र उपेंद्र, यहां भी हो गया अव्यय के साथ जो है समास। तो कहते हैं ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं कुछ अव्ययों का, ये परिगणित अव्यय है कि इनके साथ समास होना है। नय, उप, अधि, प्र इत्यादि कुछ अव्यय विशेष हैं जिसके साथ तो समास होता है, लेकिन अन्य जो आप वृत्तस्य अभाव अवृत्तम ये इत्यादि जो आप दिखा रहे हैं ये परिगणित के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए अव्ययी भाव समास के बाद समासांतर का हम निषेध करते हैं। तो नय, उप, अधि, अधि का उदाहरण देखिए, अधिकः राजा, अधिराजा। तो नय, उप, अधि, आदि रूप, आदि पद से ले लीजिए, प्र को ले लीजिए, प्रगतः आचार्य प्राचार्य। तो नय, उप, अधि रूप अव्यय विशेषाणामेव समस्यमानत्वेन परिगणितत्वात्। तो नय, उप, अधि इत्यादि जो अव्यय विशेष है उसी सबको समास होने के लिए परिगणित है, उनके साथ तो समास हो सकता है, लेकिन अन्य जो आप वृत्तस्य भाव अवृत्तम ये अव्ययी भाव बनाने के बाद साध्याभाव अवृत्तम ऐसा जो करने जा रहे हैं यह नहीं होगा। ये यहाँ पर प्राचीनों के मत में जो है तृतीय दोष जो है दिया गया। इस दोष का जो है कोई वारण नहीं है, इसीलिए प्राचीनों के द्वारा जो स्वीकृत विग्रह है और समास की जो प्रक्रिया है उसको त्याग दिया गया। कहा कि फिर क्या समास किया जाए, साध्याभावद अवृत्तम यहाँ पर कौन सा समास किया जाए? तो कहते हैं वस्तुतस्तु साध्याभाववतो न वृत्तिर यत्रेति त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि उत्तरम त्वप्रत्यय। यहाँ पर जो है त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि समास करना चाहिए। कौन सा समास करना चाहिए? त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि। देख सकते हैं साध्याभाववतो न वृत्ति यत्र, साध्याभाववता ये पहला पद, न ये दूसरा पद, वृत्ति ये तीसरा पद, त्रिपद हो गया। व्यधिकरण भी है यहाँ, एक जगह आप वृत्ति ही ये प्रथमांत प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा आप षष्ठ्यंत प्रयोग कर रहे हैं साध्याभाववतः, तो व्यधिकरण भी है यहाँ, समानाधिकरण नहीं है। समानाधिकरणत्वम नाम समान विभक्तिकत्वम, तो समान विभक्ति भी है नहीं है। तो साध्याभाववतः न वृत्ति इति साध्याभावदवृत्ति तस्य भावः साध्याभावदवृत्तित्वम, अर्थात साध्याभावदवृत्तेः भावः इति साध्याभावदवृत्तित्वम। इस तरह का जो है यहाँ पर समास होता है। ये मथुरानाथ को जो है समास यहाँ पर अभिप्रेत है कि त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि समास ही यहाँ पर माना जाए। तो साध्याभाववतो न वृत्ति यत्र इति त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि उत्तरम त्वप्रत्ययः। ये यहाँ पर जो है सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर जो है समास स्वीकार किया गया है मथुरानाथ जी के द्वारा। अब यहाँ पर जो है साध्याभाववतः ये जो षष्ठी है यहाँ पर निरूपितत्व ये षष्ठी का अर्थ माना गया है। साध्याभाववतः यहाँ पर जो षष्ठी है इस षष्ठी का अर्थ है निरूपितत्व। अन्वयश्चास्य वृत्तौ, इस निरूपितत्व का किसमें अन्वय होगा? तो अब एक देश अन्वय भी नहीं रहा, ये भी ध्यान दें। यहाँ पर तीन पद है, साध्याभाववतः न वृत्ति, तो सभी के सभी जो है स्वयं में एक पद है, इसका कोई एक देश नहीं है। वृत्ति स्वयं में एक पद है, उसका कोई एक देश नहीं ले रहे हैं हम। न स्वयं में एक पद है, उसका कोई एक देश नहीं ले रहे हैं। और साध्याभाववतः स्वयं में एक पद है, उसका कोई एक देश नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का वृत्ति पद का जो अर्थ है, भाव निर्देश परक जो अर्थ है, वृत्तित्व यह जो अर्थ है, उस वृत्तित्व के साथ साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का अन्वय होगा। और साध्याभावाधिकरण निरूपितम यद वृत्तित्वम तस्य वृत्तित्वस्य अभावः यदि साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावः, ये जो है व्याप्ति का लक्षण संपन्न होगा। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। साध्याभावतः इत्यत्र निरूपितत्वम षष्ठ्यर्थः अन्वयश्चास्य वृत्तौ, और इस षष्ठ्यर्थ का जो अन्वय है वह वृत्ति में होगा, अर्थात वृत्ति पदार्थ में होगा। तथा च साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तिभावत्वम अव्यभिचरितत्वम इति फलितम। ये जो है यहाँ पर अर्थ जो है निष्पन्न होता है। न च
व्यधिकरण बहुव्रीहि सर्वत्र न साधु इति वाच्यम, कहते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि जो है सब जगह साधु नहीं होता है। भाई कंठे काला, यहाँ पर आप व्यधिकरण बहुव्रीहि किए हैं, मृगाक्षी यहाँ पर आपने व्यधिकरण बहुव्रीहि किया है। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए कहा गया कि व्यधिकरण बहुव्रीहि हो जाए, परंतु सभी जगह के लिए आप व्यधिकरण बहुव्रीहि कर दें तो व्यधिकरण बहुव्रीहि जो है सभी जगह के लिए तो नहीं स्वीकार किया जाता है। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि आपने कैसे कर लिया? कहते हैं यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि करने के सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अयम हेतु हो साध्याभावद अवृत्ति इत्यादौ व्यधिकरण बहुव्रीहिं विना गत्यंतराभावेन अत्रापि व्यधिकरण बहुव्रीहेः साधुत्वात् प्रतीति होती है। अयम हेतु साध्याभावद वृत्ति, ये जो है सार्वजनीन जो प्रतीति होती है, अयम हेतु साध्याभावद वृत्ति। साध्याभावद वृत्ति कब भवति? हेतुरेव भवति। साध्याभावद अवृत्ति का भवति? हेतु भवति। तर्हि अयम हेतु साध्याभावद अवृत्ति, ये जो प्रतीति होती है, तो जब यह प्रतीति होती है अयम हेतु साध्याभावद अवृत्ति, तो साध्याभावद अवृत्ति यहाँ पर कौन सा समास है, कौन सा समास संभव है? ये तो समास यहाँ पर करना ही पड़ेगा, जिससे यह जो है संपूर्ण वाक्य निष्पन्न होता है। अतः कोई दूसरा, जैसा कि प्राचीनों के द्वारा हमने समास और विग्रह दिखाया है, वह तो यहाँ पर अभिष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि करना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। इसलिए जो यहाँ पर हमने त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किया है। तो अयम हेतु साध्याभावद वृत्ति इत्यादि प्रतीति में व्यधिकरण बहुव्रीहिं बिना गत्यंतराभावेन, व्यधिकरण बहुव्रीहि के बिना कोई गति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अतः अत्रापि व्यधिकरण बहुव्रीहि साधुत्वात्, इसलिए यहाँ पर भी व्यधिकरण बहुव्रीहि जो है वह सम्यक है। यहाँ पर अब हमारा जो है ये लक्षण साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, ये व्याप्ति का जो प्रथम लक्षण है, इस लक्षण पर परिष्कार की जो नव्य न्याय की प्रक्रिया है, उस परिष्कार पर अब हम प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो है ये व्याकरण का चल रहा था, ये जो प्रक्रिया है, अब न्याय की प्रक्रिया से जो है हम इसका परिष्कार प्रारंभ करने जा रहे हैं। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, साध्याभावतो न वृत्ति आपने कहा। अब साध्याभावतो न वृत्ति, साध्याभावतः न वृत्ति, यहाँ पर आपने क्या समास किया? यहाँ पर दो तरह का समास पहले बताया गया कि साध्यस्य अभावः साध्याभावः तद अस्यास्ति साध्याभावान। जब यह समास करते हैं, जैसा कि न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहि चेत तदर्थ प्रतिपत्ति कर, इस नियम की अनित्यता को दिखाते हैं, तो इस नियम की अनित्यता को दिखा करके यहाँ भी इस तरह का समास माना जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अथवा साध्य स्वरूपो अभाव यस्य साध्याभाव तदस्यास्ति, ऐसा जो है बहुव्रीहि के बाद भी मत्वर्थी प्रत्यय यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन बहुत लोगों ने यही समास यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष करने के बाद ही मत्वर्थी समास किया है, साध्यस्य अभाव साध्याभाव। अब साध्यस्य अभाव साध्याभाव जब आप कहते हैं तो यहाँ पर षष्ठी का अर्थ हो गया प्रतियोगित्व। साध्यस्य अभाव साध्याभाव, तो षष्ठी का अर्थ हो गया प्रतियोगित्व। ये हो गया पदार्थ, साध्य पद का साध्य अर्थ हो गया, षष्ठी का अर्थ प्रतियोगित्व हो गया, और अभाव पद का जो है अभाव रूपी अर्थ हो गया। ये जो तीन पदार्थ यहाँ पर भाषित हो रहे हैं, इन तीन पदार्थों के मध्य में प्रतिमान जो संबंध है, साध्य का यहाँ पर जो है निष्ठत्व संबंध से प्रतियोगिता में अन्वय करेंगे। साध्य का निष्ठत्व संबंध से प्रतियोगिता में जब अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का निरूपकत्व संबंध से अभाव में अन्वय करेंगे तो अर्थ हो गया साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, ये हो गया हाँ साध्यनिष्ठ साध्याभाव, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव।
साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। और वत, ये जो मत्वर्थी प्रत्यय हुआ है उस वत का अर्थ है अधिकरण। तो अर्थ हो गया साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावाधिकरण। और साध्याभावता भी जो निरूपित जो षष्ठी था उसका जो अर्थ हमने निरूपित किया था, इस तरह से अर्थ हो गया हमारा। और न वृत्ति, यहाँ पर जो है वृत्ति पद का अर्थ जो है वृत्तित्व हो गया, और नए पद का जो अर्थ हो गया अभाव हो गया। इस तरह से संपूर्ण का हमारा शब्द बोध यहाँ पर हो जाता है साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। थोड़ा सा इसमें और कहा जाता है कि साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावाधिकरण जब आप कहते हैं तो साध्याभाव आधेय हो जाता है। साध्याभाव यहाँ पर आधेय हो जाता है, और उसको लेते हुए हम कहेंगे कि साध्याभावनिष्ठ आधेयता निरूपित जो अधिकरणता, साध्याभाव निष्ठ आधेयता निरूपिता जो अधिकरणता, तादृश अधिकरणता वद अधिकरण, तादृश अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। वृत्तित्वाभाव यहाँ पर भी जो है वृत्तित्व का प्रतियोगिकत्व संबंध से अभाव में अन्वय करेंगे, तब इसका अर्थ हो जाएगा वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव। वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, तो हमारा लक्षण संपन्न होता है साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव व्याप्ति। इति व्याप्तेः लक्षणं संपन्नं भवति। एक बार पुनः वदिष्यामि। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वद अधिकरण निरूपित वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव व्याप्ति। ये जो है व्याप्ति का लक्षण जो है संपन्न होता है, जिसको हम लघु रूप में कह सकते हैं साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। अब इसके एक एक अंश में जो है क्या क्या विशेषण लगता है, उस विशेषण पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। साध्याभावाधिकरण वृत्त्यभावस्य तादृश वृत्तित्व सामान्य भावो बोध्यः तेन धूमवान वहनेः इत्यादौ धूमाभावद जलहृदादि वृत्त्यभावस्य धूमाभावद वृत्तित्व जलत्व उभयत्वावच्छिन्नाभावस्य च वहनौ सत्वेपि नाति व्याप्ति। कहते हैं यहाँ पर एक लक्षण समन्वय की पहले तो प्रक्रिया जान लें कि किस तरह से लक्षण समन्वय होता है, उसके बाद यहाँ पर अन्य दोष का उद्भावन करते हैं। सर्वप्रथम अनुमान का एक स्थल होता है, उसे हम अनुमानाकार कहते हैं। अनुमान का जो आकार होता है, उस अनुमान के आकार में हम ये दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या पक्ष होता है, क्या साध्य होता है, और क्या हेतु होता है, और क्या दृष्टांत होता है। ये अनुमान का आकार दिखाया जाता है। इस अनुमान के आकार में ये चार चीज़ रहना चाहिए: पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत। तभी आपका अनुमान जो है सही कहा जाएगा। पक्ष नहीं रहेगा तो आप साध्य किसमें करेंगे, और पक्ष ही रहेगा तो आप सिद्ध क्या करेंगे, ये भी बताना होगा। और जो सिद्ध करना है वो किससे सिद्ध करेंगे, तो हेतु भी बताना है। और पक्ष, साध्य, हेतु के रहने पर भी क्या केवल यहीं पर सिद्ध करने जा रहे हैं इस हेतु के द्वारा, या अन्यत्र भी दृष्ट है, आपने कहीं और भी देखा है इसको। तो इसके लिए आपको यस्मिन् अर्थे बुद्धिसाम्यम, तो जिस अर्थ में सभी लोगों की बुद्धि की हम दृष्टांत कहते हैं, तो दृष्टांत भी वहाँ पर दिखाना होता है। पर्वतो वह्निमान धूमात् महानस्व। पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ पर पक्ष है पर्वत, और साध्य है वह्नि, और हेतु है धूम, और दृष्टांत है महानस। ये इस स्थल में यह सद हेतु है। सद हेतु के लिए हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ साध्य रहता, जहाँ जहाँ हेतु रहता है, वहाँ वहाँ साध्य का होना, ये सद हेतु को पहचानने का एक सामान्य तरीका है। जहाँ जहाँ हेतु रहता है, वहाँ वहाँ यदि साध्य रहता है तो उसे हम सद हेतु कहते हैं।
जहाँ जहाँ हेतु रहता है वहाँ वहाँ यदि साध्य रहे तो यत्र यत्र हेतु अस्ति तत्र तत्र यदि साध्य अस्ति तदा सद हेतु भवति। तो यहाँ पर साध्य हो गया वहनी, साध्याभाव वन्य भाव, साध्याभाव वन्य भाव तस्य अधिकरणम वन्य भावस्य अधिकरणम। वन्य भाव का अधिकरण क्या होगा तो अयोगोलक। वन्य भावस्य अधिकरणम अयोगोल वन्य भावस्य अधिकरणम जल हृदादि। वन्य भावस्य अधिकरणम जल हृदादि। तो साध्य हो गया वहनी, तस्य अभाव वन्य भाव, तस्य अधिकरणम जल हृदादि रेवनत अयोगोलकम तत्र वहने सत्वात्। तो वन्य भावस्य अधिकरणम जल हृदः तन्निरूपित वृत्तित्वम। जल हृदादि में क्या रहता है वृत्ति मीन रहता है, और तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव, उस जो वृत्तित्व का अभाव है जल हृदय निरूपित वृत्तित्व का अभाव है वह धूम में है। इस तरह का जो है इसके समन्वय की जो है प्रक्रिया है। तो साध्य वहनी, साध्याभाव वन्य भाव, साध्याभाव से अधिकरणम जलम हृदश्च। हृद कहते हैं जो बड़ा तालाब होता है, जहाँ पर जिसकी गहराई ज़्यादा होता है, गंभीर ज़्यादा होता है, उसको हृद कहा जाता है। तो साध्याभावाधिकरणम जल हृदय तन्निरूपित वृत्तित्वम मीने सही वाले च तादृश वृत्तित्व से अभाव, उस वृत्तित्व का अभाव जो है धूम में है। इस तरह से साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव हेतु में है, धूम में है। इस तरह से यहाँ पर जो है लक्षण समन्वय होता है। किसमें समन्वय हो रहा है धूम में, अर्थात हेतु में साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, अर्थात साध्य की व्याप्ति धूम में है। साध्य की व्याप्ति धूम में है, इससे ये पता चलता है। दूसरा असद हेतु स्थल ले लेते हैं। धूमवान वन्य, असद हेतु स्थल जो धूमवान वन्य है, यहाँ पर भी एक समन्वय होता है। असद हेतु स्थल में यह लक्षण नहीं जाना चाहिए। तो धूमवान वहने अयोगोलकम धूमवद वहने, इस स्थल में साध्य हो गया धूम, साध्याभाव हो गया धूमाभाव। उस धूमाभाव का जो अधिकरण है तो अयोगोल के धूमाभाव न तिष्ठति, तरी धूमाभावस्य अधिकरणम अयोगोलकम। अयोगोलक कहते हैं तप्तायः पिंड, जो अयः पिंड है, जो गर्म लोहा है, जो तप्त है, जो संतप्त लोहा है, उसको तप्तायः पिंड कहते हैं। तादृश तप्त पिंड निरूपित जो वृत्तिता है वह वहनी में है। इस तरह से जो है वृत्तित्व ही वहनी में रह गया, वृत्तित्वाभाव वहनी में नहीं गया। इस तरह से जो यहाँ पर असद हेतु स्थल में वृत्तित्वाभाव हेतु में नहीं जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है लक्षण समन्वय की प्रक्रिया है। इस स्थल पर जो है सामान्य सद हेतु में लक्षण का समन्वय और असद हेतु में न जाना, यही व्याप्ति का जो है लक्ष्य है। अब इसमें जो है कहते हैं कि असद हेतु स्थल में जो आपने कहा है कि धूमवान वहने, यहाँ पर लक्षण नहीं जाता है, कहते हैं यहाँ पर भी लक्षण चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? कहते हैं कि धूमवान वहने, यहाँ पर साध्य हो गया धूम हो गया, साध्याभाव धूमाभाव। उस धूमाभाव का अधिकरण जिस तरह से तप्ता यह पिंड अयोगोलक है, उसी तरह से उसका अधिकरण जल हृद भी है। उसी तरह से उसका अधिकरण जल हृद भी है। और तादृश जल हृद अधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है वह तो वहनी में नहीं है, अतः वृत्तित्वाभाव जो है वहनी में चला जाएगा। तो आपने ये कैसे कहा कि वृत्तित्वाभाव नहीं जाएगा? तो धूमवान वन्य इस स्थल में साध्य धूमः साध्याभाव धूमाभाव तादृश धूमाभाव से अधिकरणम अयोगोलकम तन धूमाभाव से अधिकरणम जल हृदादि ही तादृश जल हृदादि निरूपित वृत्तित्व मीने शैवालादौ वृत्तित्वाभावस्य च वहनौ सत्वात् अतिव्याप्ति। ये जो है वहनी में जो है इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। असद हेतु में इस लक्षण की जो है अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसके लिए क्या कहना कहे कि यहाँ पर जो है वृत्तित्वाभाव जो कहा गया है उसको वृत्तित्व सामान्याभाव कहना। वृत्तित्व सामान्याभाव का अर्थ होता है वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। वृत्तित्व सामान्याभाव नाम वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ये होता है वृत्तित्व सामान्याभाव। अतः जो है यहाँ पर परिष्कार करना चाहिए कि वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेकर
यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति दोष का वारण किया जाता है। तो देख सकते हैं वारण कैसे होगा। साध्य धूमः, धूमान्वन्येत्यत्र साध्य धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, तादृश धूमाभावस्य अधिकरणं यथा जलहृदादि, तादृश जलहृदादिकरण निरूपित वृत्तित्वम, उस जलहृदादिकरण निरूपित वृत्तिता जो है वह यद्यपि वहनी में नहीं है, उस वृत्तित्व का अभाव है, लेकिन जब वृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह देते हैं, समस्त वृत्तित्व का जब अभाव कह देते हैं, तो धूमाभावाधिकरण जलहृद निरूपित वृत्तित्व के न रहने पर भी धूमाभावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तित्व तो वहनी में है, तो वृत्तित्व सामान्य का जो अभाव है वह वहनी में नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है वृत्तित्व सामान्य अभाव जो है वहनी में नहीं जाएगा। इस तरह से इस दोष का वारण किया जाता है। इसलिए कह दिया है कि वृत्तित्व सामान्य अभाव कहना चाहिए। अब वृत्तित्व सामान्य अभाव कहना चाहिए, कहते हैं इस दोष का वारण वृत्तित्व सामान्य अभाव के द्वारा क्यों कर रहे हैं। इसकी दूसरी भी रीति हो सकती है इस दोष को वारण की। कहते क्या रीति हो सकती है, तो वृत्तितात्व तो व्यापक प्रतियोगिता का अभाव, इतना ही कह दीजिए। तो साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव, साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव, यदि इस तरह का लक्षण कर दिया जाए तो भी यहाँ पर दोष का वारण हो सकता है। देखते हैं। साध्य धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, तादृश धूमाभावाधिकरण जलहृद निरूपित जो आप वृत्तित्व कह रहे हैं, उस वृत्तित्व वृत्तितात्वं कुत्र अस्ति, जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वे अस्ति, जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वे अस्ति। तो तादृश वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता अत्र अभिष्टा अस्ति, अर्थात वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता हमको चाहिए। ये जो आपने जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व का अभाव लिया है, ये वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव नहीं है, क्योंकि वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव होता है जहाँ जहाँ पर वृत्तितात्व है वहाँ वहाँ पर प्रतियोगिता का रहना। वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव हो गया कि जहाँ जहाँ पर वृत्तितात्व आपका है वहाँ वहाँ पर जो है प्रतियोगिता का रहना। तो वृत्तितात्वम यथा जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तितायाम अस्ति तद्वदेव अयोगोलक निरूपित वृत्तितायाम अपि अस्ति। जिस तरह से जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तिता में वृत्तितात्व है, उसी तरह से अयोगोलक निरूपित जो वृत्तिता है वहाँ भी वृत्तितात्व है, परंतु आपकी प्रतियोगिता वहाँ पर नहीं है। क्योंकि प्रतियोगिता किसमें है, आपने जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव लिया है। तो जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव लेने पर प्रतियोगिता केवल जलहृदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व में रहेगी, तो वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता या प्रतियोगिता नहीं बनेगी। इसलिए जो है यहाँ पर वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव कहने से धूमाभावाधिकरण जलहृदाधिकरण निरूपित जो वृत्तित्व का अभाव है, इस अभाव को लेकर जो दिया जा रहा दोष है, उस दोष का वारण हो जाएगा। इसलिए क्या कहना है, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तितात्व व्यापक प्रतियोगिता का अभाव, ये जो है व्याप्ति का लक्षण बनाना चाहिए। कहते हैं यदि इस तरह का आप व्याप्ति का लक्षण बनाएंगे तो एक दूसरा दोष यहाँ पर दे रहे हैं। धूमाभावद वृत्तित्व जलत्व उभयत्वावच्छिन्नाभावस्य च वहनौ सत्वेपि नाति व्याप्तिः। तो धूमाभावद वृत्तित्व जलत्व, यहाँ पर अभाव लेंगे साध्य धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, साध्याभावाधिकरणं जलहृदादिः, तन्निरूपितं यद वृत्तित्वं जलत्वम् एतद् उभयं नास्ति। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व जलत्व उभयं नास्ति, इस तरह का हम अभाव लेंगे। अब
साध्या भाव का जो अधिकरण है, चाहे जलहृद ले चाहे आप अयोगोलक ले, दोनों ही तरह से सारी वृत्तता हमने ले ली। वृत्तित्व पद से जो है वृत्तित्व सामान्य भाव जो आपने कहा है उससे जो है हमने सारी वृत्तता ले ली, लेकिन वृत्तित्व जलत्व एतद उभयम नास्ति इस तरह का हमने अभाव लिया। अब वृत्तित्व जलत्व एतद उभयम नास्ति यद्यपि धूमाभावाधिकरण अयोगोलक निरूपित वृत्तित्व वहनी में है, परंतु उस वृत्तित्व के रहने पर भी वृत्तित्व जलत्व एतद उभयम नास्ति, अर्थात एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, एक के रहने पर भी दोनों तो नहीं है। वृत्तित्व के रहने पर जो है वृत्तित्व और जलत्व ये दोनों तो नहीं है वहाँ पर वहनी में। इस तरह से ये उभयाभाव को लेकर के यहाँ पर दोष दिया जाएगा। तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व जलत्व एतद उभयम नास्ति, इस तरह का यहाँ पर अभाव लेंगे। अब जब इस तरह का अभाव लेंगे तो यह जो है अभाव जो है वहनी में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष लगेगा। इस दोष के वारण करने के लिए कहते हैं वृत्तित्व सामान्याभाव, जिसको हम कह रहे हैं उस वृत्तित्व सामान्याभाव के अर्थ का जो है परिष्कार करना पड़ेगा। कहते हैं वृत्तित्व सामान्याभाव क्या है? कहते हैं वृत्तित्व सामान्याभाव वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव पद से वृत्तित्व सामान्याभाव यहाँ पर अभिप्रेत है। तो वृत्तित्व सामान्याभाव नाम वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव एव अत्र वृत्तित्व सामान्याभाव पदेन ग्राह्यः। तो ये जो वृत्तित्व सामान्याभाव है, आपने जो वृत्तित्व जलत्व उभयम नास्ति ये जो आपने अभाव लिया है, अब इस अभाव का ग्रहण नहीं हो पाएगा। कैसे? साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व जलत्व उभयम नास्ति, यहाँ पर जो है जो उभयम नास्ति इस अभाव की प्रतियोगिता किसमें है? उभय में है। उभयस्मिन् दोनों में है, उभय में है। उस अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा? उस अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा वृत्तितात्व जलत्वत्व और उभयत्व। वृत्तितात्व जलत्वत्व और उभयत्व ये जो है प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है? वृत्तितात्वेतर धर्म से अनवच्छिन्न होना। वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता कीदृशी अभिप्रेता? वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता को कैसी होनी चाहिए? तो वृत्तितात्वेतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। तो वृत्तितात्व से इतर धर्म यहाँ पर हो गया जलत्वत्व और उभयत्व। तो जलत्वत्व और उभयत्व वृत्तितात्व से इतर धर्म हो गया, उस धर्म से अनवच्छिन्न यह प्रतियोगिता नहीं हुई, अपितु उस धर्म से अनवच्छिन्न न होकर के अवच्छिन्न हो गई यह प्रतियोगिता। तो वृत्तितात्वेतर धर्म जो है जलत्व और उभयत्व है, उससे अवच्छिन्न होने के कारण वृत्तितात्वेतर धर्मान अवच्छिन्नत्व इसमें नहीं आया, इसलिए वृत्तित्व जलत्व एतद उभयम नास्ति इस तरह का अभाव जो है आप धूमानुबंधी यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है इन दोनों दोषों का वारण हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रतियोगिता का अभावनिष्ठ आधेयतानुरूपित अधिकरणतावद अधिकरण निरूपित वृत्तितात्वेतर धर्मान अवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव व्याप्ति, ये जो है व्याप्ति का जो है सामान्य लक्षण यहाँ पर जो है फलित होता है। तो यह जो है ये वृत्ति भाव का परिष्कार है। इसी तरह से आगे जो है प्रतियोगिता में क्या विशेषण देना चाहिए, आधेयता में क्या विशेषण देना चाहिए, अधिकरण को किस तरह से करना चाहिए, प्रत्येक पद की व्यावृत्ति जो है हम आगे इस पर बताएंगे। इस तरह से आज का जो है कक्षा यहीं पर जो है संपन्न होती है और अग्रिम कक्षा में जो है आगे परिष्कार की जो है पद्धति बताई जाएगी। सर्वेभ्यः नमस्कारः।